अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, अच्छे होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं मैं हूँ तारिक न्याज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, कैसी गुजर रही है लाइफ? ईद मुसलमानों का बहुत अच्छा त्यौहार, बहुत बड़ा त्यौहार है, बहुत बड़ा त्यौहार होता है और इंडिया में भी ये उसी तरह सेलिब्रेट किया जाता है जिस तरह पाकिस्तान में, उसी जोशो खरोश से। बिल्कुल। और जिस तरह से दूसरे सेलिब्रेशंस होते हैं, दिवाली या होली, वो भी सारी नेशंस जो हैं एक साथ सेलिब्रेट करती हैं। और मैंने सुना है कि मुसलमानों की जो ईद होती है वो बाकायदा जो नॉन मुस्लिम होते हैं उनके घरों में आकर बाकायदा उनको मुबारकबाद देते हैं ईद की। आपको मैं बताती हूँ कि मेरी जो फुप्पो हैं वो इंडिया में बेंगलोर में रहती हैं। तो वैसे तो मतलब हम सुनते हैं कि बहुत प्रॉब्लम्स हैं हमारे बीच, बहुत नाइत्तेफाकियाँ हैं, बहुत ज़्यादा ग्रचेज़ हैं हमारे दिलों में, हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते, ब्ला 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 बस सुनते हैं, ठीक है, मीडिया के थ्रू। तो वो एक दफ़ा उनका आना हुआ, तो जब मैंने उनसे पूछा कि इंडिया में मतलब कैसा समझते हैं, मुसलमानों को कैसे रखते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं क्या, रिस्पेक्ट नहीं मिलती, हमारे साथ खुश रहते हैं कि नहीं रहते हैं, तो उन्होंने बाकायदा बताया कि जो ईद होती है ना, ईद का जो फेस्टिवल होता है उस पर बाकायदा वो बड़ी बड़ी पार्टीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर मुस्लिम्स को इनवाइट करते हैं, उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कहीं सुनी बातों से ज़्यादा बेटर है आपको जज नहीं करना है, इससे बेटर है कि एक बात है, हम तो इंसान हैं, मज़हब या नेशंस अपनी जगह पर, आप एक किसी जानवर को भी, मतलब एक जानवर भी किसी इंसान से अटैच हो जाता है तो उसके अच्छे बुरे में उसका साथ देता है, मतलब एक जब साथ रहते हैं तो एक अजीब सी बॉन्डिंग हो जाती है। तो इसमें कोई मज़हब, कोई लैंग्वेज, कोई तफरीक नहीं है, कुछ भी मैटर नहीं करती। एक जगह पर लोग रहते हैं तो उनमें मतलब इतनी मोहब्बत हो जाती है कि कुछ भी नहीं देखा जाता कि ये किस मज़हब का है, वो किस मज़हब। बिल्कुल बिल्कुल, इंसानियत रह जाती है, सिर्फ इंसानियत। तो यहाँ तक कि आप किसी पेट्स को पालते हैं घर में, आपसे कितनी मोहब्बत करता है वो, आपके बगैर रहता नहीं है, आपके हाथ में आता है, क्यों? अटैचमेंट की वजह से। एक अटैचमेंट साथ रहने से हो जाती है। मज़हब या रिलीजन या कल्चर ये सब बाद में आते हैं, सबसे पहले आती है ह्यूमैनिटी, इंसानियत। तो मैं हैरान हो गई जब उन्होंने मुझे ये बात बताई कि हम उनके साथ दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, उनके साथ होली, हम उनके सारे त्यौहार हम मनाते हैं और वो हमें इनवाइट करते हैं बाकायदा हमारे साथ सिवैयाँ खाना, इस तरीके से हर चीज़ को लेकर वो चलते हैं। ऐसा ही बिल्कुल। तो आज की वीडियो हमारी क्या है? आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, खान सर की वीडियो है कि कोरोना पीक इन इंडिया। अब देखते हैं, लेट हम इस पे रिएक्ट कर रहे हैं। ये जब आई थी वीडियो तो काफ़ी लोगों ने हमें इस पे फोर्स किया था कि आप इस पे रिएक्शन दें, लेकिन हम थोड़ा सा लेट कर रहे हैं। तो फिर भी हमें उम्मीद है कि आप इस चीज़ को बहुत ही पसंद करेंगे। वीडियोस के कितने लाइक आने चाहिए, तो कोई टारगेट दें इनको, शायद आप कहें तो आपकी सुनेंगे। 1 मिलियन लाइक भाग जाएंगे। इतने कहें कि कोई पॉसिबिलिटी तो हो गया। अच्छा, मतलब क्या है आपका? मतलब आप उन्हें कह दो, अगर इंडिया से कोई लाइक कर रहा है तो मेरे हिसाब से मिलियन तो कुछ भी नहीं है, डजंट मैटर। लेकिन मिलियन नहीं होंगे मेरे ख्याल में अभी हमारे सब्सक्राइबर। अच्छा, मतलब मिलियन होंगे इंशाल्लाह, मुझे पता है, मुझे पता है, पूरा भरोसा है मुझे अपने सब्सक्राइबर्स पे, अपने व्यूवर्स पे। 1 मिलियन लाइक का टारगेट दे दिया है हज़ीका ने, तो देखते हैं 1000 तो वही जाएगा। नहीं तो चले हम मुझे पूरी उम्मीद है, चलते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ये वीडियो मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग होगी, वैसे अभी हमने देखी नहीं है, बस सजेस्टेड वीडियो थी, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके व्यूअर्स, तो वीडियो का टाइटल है यूएस एम्बार्गो ऑन वैक्सीन, कोरोना पीक इन इंडिया। जय हिंद। अमेरिका ने जो वैक्सीन के निर्माण में कच्चे माल पर जो प्रतिबंध लगाया था, जिसे एम्बार्गो कहते हैं, उसको क्यों हटा लिया, और भारत में कोरोना के सेकेंड वेव का पीक कब आएगा, और हम लोग के यहाँ बेड और ऑक्सीजन की किल्लत जो हो रही है वो कब तक सही हो जाएगी, और हम लोग ये समझते हैं कि आखिर हम लोगों ने कहाँ वो गलती किया जिस वजह से ये इतना भयानक रूप ले लिया। देखिए, अभी जो अमेरिका है उसने अपने आप पर प्रतिबंध लगाया था, एम्बार्गो लगा रखा था। एम्बार्गो एक टेक्निकल टर्म होता है जिसके तहत ये कहा जाता है कि कोई भी देश किसी शिप ट्रांसपोर्टेशन या किसी सामान को अपने देश की सीमा छोड़ने से प्रतिबंध लगा दे, उसे एम्बार्गो कहते हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ही लगा के कहते थे कि वैक्सीन के जो चीज़ों के कच्चे माल होते हैं उसका एक्सपोर्ट ना हो, ताकि वो अमेरिका में इसकी कमी ना हो। लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ट्वीट किया, फिर भारत के विदेश मंत्री ने भी कहा था, तो इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था जो बाइडन और कमला हैरिस को। फिर बाद में हमारे अजीत डोभाल साहब ने बात किया तो बात इन्होंने भी समझाया होगा, क्योंकि ये रक्षा विशेषज्ञ है। इन्होंने भी कहा कि भैया देखो, ईरान से हमारा भी कोई खास दुश्मनी नहीं है, फिर भी अमेरिका की वजह से ही हम लोग ईरान से उतना पेट्रोलियम नहीं लाते हैं। रीजन है कि ईरान से लाएंगे तो हम लोग को खुद ही फायदा होगा, फिर भी हम लोग अमेरिका के रिश्तों को देख के करते हैं। और डोभाल साहब
चूँकि सुरक्षा सलाहकार है, इनकी बातों को पब्लिक नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके पीछे और भी कारण रहा है जिसकी वजह से अमेरिका पीछे हटा है। देखिए, कुछ लोग का ये भी कहना है कि अमेरिका ने प्रतिबंध इसलिए लगाया क्योंकि वहाँ चुनाव में ट्रंप हार गए हैं और जो बाइडेन जीते हुए हैं, और चूँकि मोदी जी ट्रंप के प्रचार में चले गए थे, इस वजह से इसका असर पड़ा है। और ये बात देखिए, हाउडी मोदी में मोदी जी भी गए थे वहाँ पे और कहे थे अब की बार ट्रंप सरकार, और नमस्ते ट्रंप भी आए थे, और इसी के साथ साथ कोरोना भी बहुत भयानक एंट्री मारा था फरवरी 2020 में हम लोग के यहाँ पे। तो कुछ लोग का ये कहना है, लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि अगर ये असर डालता, हाउडी मोदी असर डालता या नमस्ते ट्रंप डालता, तो ये प्रतिबंध तो बाइडेन न लगाते, ये तो डोनाल्ड ट्रंप भी लगा के गए थे। तब मोदी जी का ट्रंप से तो अच्छा संबंध था, तो ये कोई रीजन नहीं था। यहाँ पर इन लोग ने अपने अमेरिका फर्स्ट की नीति पर इन्होंने कायम रहा। इसके पीछे जो हटाने का कई रीजन रहा ये, क्योंकि यहाँ पर रूस और ये चाइना एक साथ भारत के साथ आ गए, तो अमेरिका को लगने लगा कि अगर एशिया में हम लोग को बैलेंस बना के रखना है तो फिर हमें भारत को इग्नोर करके नहीं चलना पड़ेगा। साथ ही सबसे बड़ा मुद्दा क्या बन गया, यूरोपीय यूनियन और अफ्रीकी देशों ने मिलकर एस्ट्राजेनिका पर केस करने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने वैक्सीन देने में लेट किया। अगर एस्ट्राजेनिका पे केस होगा तो ये लोग सीधा कह देंगे कि भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पर, आधार पूनावाला पे, और ये लोग सीधे बता देंगे कि भाई हमारे ओर से लेट थोड़ी हो रहा है, लेट हो रहा है, मेन इन लोगों ने प्रतिबंध लगा के रखा है इसलिए लेट हो रहा है। तो इन लोग को लग गया कि भैया प्रतिबंध हटाओ वरना कोर्ट में हम ही लोग की बेइज्जती होगी। अमेरिकी प्रतिबंध को हटने का सबसे बड़ा कारण है तो वो भारतीय कंपनी है जिसका नाम है VAV लाइफ साइंस, और एक दूसरी कंपनी है जिसका नाम है VAV लिपिड्स प्राइवेट लिमिटेड। ये दो कंपनियां मिलके एक जो सिंथेटिक फॉस्फोलिपिड नाम का यौगिक बनाती थी। यही वो यौगिक है जिसका ज़्यादातर यूज अमेरिका की जो 3 महत्वपूर्ण वैक्सीन है, जॉनसन एंड जॉनसन, मॉडर्ना और फाइजर, इन तीनों वैक्सीन को जो कच्चा माल यहाँ से जा रहा था, तो भारत भी इशारों में कह रहा था कि भैया तुम उधर से रोको तो हम यहाँ से रोक देते हैं। इस वजह से इन लोगों को प्रतिबंध हटाना पड़ गया। आपने कहावत सुना होगा कि खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे। एक वक्त था जब वैक्सीन तथा दवाओं के निर्माण में जर्मनी का पूरी दुनिया में बोलबाला हुआ करता था। अभी जर्मनी की चांसलर, वहाँ प्रधानमंत्री को चांसलर बोला जाता है, वहाँ की चांसलर एंजेला मार्केल ने कहा यूरोपीय संघ की एक बैठक में कि यूरोपीय यूनियन दवा उत्पादन में उतना आगे नहीं बढ़ पाया जिस वजह से पूरी दुनिया में जो वर्ल्ड फार्मा कंपनी का जो एक वर्ल्ड फार्मा कंट्री का एक तो टैग मिल गया, वो भारत को मिल गया, क्योंकि पूरी दुनिया में अभी यही सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है। और अगर भारत में कहीं से भी प्रोडक्शन बंद होता है तो पूरी दुनिया को इसका प्रभाव झेलना पड़ेगा। इसलिए ये क्रिटिसाइज कर रही थी भारत को कि यूरोपीय यूनियन को आगे आना चाहिए भारत को फार्मास्यूटिकल कंपनी को कम्पिटिट करने के लिए। इनका कहना था कि इन लोग आगे नहीं बढ़ सके इसलिए भारत बढ़ गया। कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही जलते रहो, हम ऐसे ही जलने दिखाते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं दोगले चाइना की। चाइना एक और कह रहा है कि भारत को मदद सामग्री दी जाएगी, और दूसरी ओर चाइना जो किया है उसने जो चाइना से भारत आने वाले जो एयरलाइन थी जिसका नाम था सिचियान एयरलाइंस, इस एयरलाइंस की उड़ानों को 15 दिन के लिए रद्द कर दिया गया और कहा है कि 15 दिन बाद हम समीक्षा करेंगे कि खोलने लायक है कि नहीं, क्योंकि भारत में कोरोना बहुत पीक पर चल रहा है। अब यही वो एयरलाइंस थी जो वहाँ से जरूरी मेडिकल इक्विपमेंट ले आ रही थी, ऑक्सीजन के लिए जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर वगैरह के डिमांड भारत में बढ़ गए थे तो उसको ले आ रही थी। अब प्रतिबंध लग गया, अब आ नहीं सकता है, और साथ ही साथ उसने अपने सामानों का रेट 40% बढ़ा दिया है। यही वाला है सब, ये सब पता नहीं किस मेंटेलिटी के है। खैर, हमें एक एक का चेहरा याद रहेगा, एक का चेहरा याद रहेगा। ये चुनाव जीतने से पहले कहती थी कि हम आई एम इंडियन, चुनाव जीतने के बाद कहती है आप कौन है, हम इंडियन नहीं जानते। वाह मुझे भाई, बहुत खड़े सूझ जाने वाला आदमी यहाँ पे। एक एक का चेहरा याद रखा जाएगा इसको। कहते हैं ना, जरा सी सुराख क्या हुई मेरे जेब में, सिक्कों से ज़्यादा तो मेरे रिश्तेदार गिर गए। कोई बात नहीं, बुरा वक्त का भी एक बुरा वक्त आता है, एक दिन ये भी दिन कट जाएगा जब खुशी ना ठहरी तो गम की औकात क्या। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे देश चाइना की तरह हरामी है। बहुत से हमारे देश है जो इन्होंने जैसे ऐसे भारत के विकट परिस्थितियों में साथ दिया है। यूएई जो है उन्होंने आश्वासन दिया है कि यूएई हमेशा भारत के साथ है। उन्हें बुर्ज खलीफा को एक संदेश के रूप में तिरंगे में LED शो में दिखाया कि वो भारत के साथ है। सऊदी अरब ने 80 टन लिक्विड ऑक्सीजन को एयरलिफ्ट के थ्रू भारत में भेजा है। सिंगापुर भी अपने यहाँ से क्रायोनिक टैंकर इत्यादि की सप्लाई कर रहा है। फ्रांस की बात करेंगे तो फ्रांस ने तो भारत में ऑक्सीजन के जनरेटर ही भेज दिए हैं। मतलब वो ऑक्सीजन ने देखिए, मान के चलिए ऑक्सीजन आएगा तो खत्म ही हो जाएगा ना, फिर से भरना पड़ेगा। तो फ्रांस ने भारत में बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन जनरेटर की सप्लाई कर रहा है ताकि भारत में ऑक्सीजन की कमी न हो। इतने देश ही नहीं, मतलब आगे बहुत सारे जैसे ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन हो गए, इन्होंने भी खुलेआम भारत की समर्थन की बात किया है। साथ ही हमारा पुराना मित्र इजराइल ने भी कहा, क्योंकि इजराइल तो अभी कोरोना मुक्त हो गया है। यूरोपीय यूनियन का भी कहना है कि वो भारत के साथ है।
और इस बीच आप चीन को देखिए, पाकिस्तान जिससे मतलब उम्मीद नहीं की जा रही थी, पाकिस्तान के अब्दुल सत्तार ईदी फाउंडेशन है, इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया। पाकिस्तान में ये बहुत अच्छा काम करते हैं। इनका स्लोगन ये नो रिलीजन इज हायर देन ह्यूमैनिटी, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। इन्होंने भारत को पेशकश की कि वो अपनी फाउंडेशन की ओर से, अपनी चैरिटी की ओर से भारत को एम्बुलेंस देंगे और नर्सिंग स्टाफ देंगे। देखिए इस वक्त एम्बुलेंस की जितनी ज़रूरत नहीं उतनी नर्सिंग स्टाफ की ज़रूरत है, क्योंकि भारत में कोरोना धड़ल्ले से बढ़ते जा रहा है। तो इन्होंने पेशकश किया। हालांकि इनकी पेशकश को हम लोग शुक्रिया कहते हैं कि भैया ऐसी अगर ऐसी सोच रहे पाकिस्तान भारत की, तो भाई दोनों देशों के लिए अच्छा होगा। लेकिन ये मेरे ख्याल से अभी इनको इक्विपमेंट देने से बेहतर है वहाँ पे भी ऐसी स्थिति आएगी, क्योंकि वहाँ भी सेकेंड वेव नहीं है, तो फिर ये वहाँ पे भी जरूरत पड़ेगा। खैर मुसीबत की घड़ी में इंसान देखता है कि कौन कौन साथ में खड़ा था। भारत के उद्योगपतियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, चाहे वो स्टील निर्माता कंपनी हो, जिंदल हो, रिलायंस हो, अडानी, अंबानी, टाटा, जितनी बड़े बड़े हस्ती थे, बहुत ज़्यादा संख्या में इन्होंने ऑक्सीजन को मतलब भारत को सप्लाई किया, स्टील अपने अपने कारखानों से, ताकि वो भारत के जो ऑक्सीजन डिमांड है उसे पूरा किया जा सके। साथ ही जो गुरुद्वारे थे, तो गाजियाबाद के गुरुद्वारे ने बड़ा अच्छा पहल किया। जैसे वो लोग खाने का लंगर देते हैं, वैसे ही उन्होंने ऑक्सीजन के लंगर चलाए हैं। जैसे हॉस्पिटल में बहुत से लोग भटक रहे हैं, उनको किसी को कहा जा रहा है 2 घंटे बाद ऑक्सीजन आएगा, तो 2 घंटे में तो बेचारा मर जाएगा। तो ये लोग क्या कर रहे हैं ना, उनको गाड़ी में ही को मरीज को वहीं पे ऑक्सीजन दे रहे हैं जब तक वहाँ इंतजाम नहीं हो रहा है। भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, भाई बढ़िया काम करते हैं ये लोग, बहुत आगे रहते हैं समाज सेवा में। और हमारी आर्मी भी पीछे नहीं। आर्मी ने कहा कि जो सिलेंडर, ऑक्सीजन के सिलेंडर भारतीय सेना के लिए रिजर्व रखे गए थे, उन्हें ये लोग रिलीज़ कर रहे हैं पेशेंट के लिए, कोरोना पेशेंट करने के लिए। और हमारे जो CDS प्रमुख है बिपिन रावत जी, उन्होंने कहा कि जो आर्मी मेडिकल कोर के जो डॉक्टर्स थे, जो अभी हाल फिलहाल में रिटायर हो गए हैं, वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के कोरोना केयर सेंटर में जाके अपनी सर्विस को दें, ताकि मेडिकल के जो स्टाफ है उनकी कमी को पूरी किया जा सके। 2020 में जब कोरोना की स्टार्टिंग हुई थी, तो एक अलग से फंड बनाया गया था, PM केयर फंड। उसमें बहुत सारे लोगों ने मतलब पैसे दिए थे। इसके बारे में पूरा डिटेल निकल के नहीं आ पाया था, लेकिन एक रफली आंकड़ा ये था कि प्राइवेट कंपनियों ने लगभग 5,000 करोड़ का मतलब दिया था, पब्लिक कंपनियों में मिला था। टोटल लगभग 10,000 करोड़ के आसपास का वहाँ पे कलेक्शन था। कुछ आंकड़े कहते हैं कि 4,000 करोड़ के आसपास, लेकिन अभी कभी ऑफिशियली इसका नहीं डिटेल दिया गया कि, हालांकि ये जो PM केयर फंड है ये विवादों में भी रहा था कि इसका डिटेल ना दिए जाने वजह से। लेकिन अब इसी PM केयर फंड से भारत के लगभग हर जिले को लेकर 551 PSA ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। ये एक छोटे ऑक्सीजन प्लांट होते हैं। हालांकि पहले 2020 में 162 लगा दिए गए थे, अभी 550 और लगाए जाएंगे। इसका खर्च जो आएगा लगभग 400 करोड़ रुपए आएगा। हालांकि ये PM केयर फंड से लगाया जा रहा है, इसमें बहुत अच्छी बात है यहाँ लगाने वाला। ये होता है एक प्रेशर स्विम अब्जॉर्बेंट ऑक्सीजन प्लांट। ये एक छोटा सा प्लांट होता है, बहुत बड़ा नहीं होता। इसे हर हॉस्पिटल के पीछे जहाँ ऑक्सीजन प्लांट होता है वहीं से लगा दिया जाता है। ये हवा से ऑक्सीजन को सक करता है और हवा में केवल 21% ऑक्सीजन होता है, बाकी 78% नाइट्रोजन होता है। तो ये उसे छाट करके और उसमें जो प्योर ऑक्सीजन को भेजता है 90% प्योर ऑक्सीजन भेजता है। जबकि जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, लिक्विड ऑक्सीजन सिलेंडर, उसमें 98% होता है। तो अगर ये PSA प्लांट लग जाएंगे तो कोई भी मरीज 24 घंटे उसके लिए ऑक्सीजन अवेलेबल रहेगा, वो ऑक्सीजन की कमी से फिर नहीं मरेगा। ये जल्दी से जल्दी लग जाना चाहिए यहाँ पर, और इसे लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन का हमारे देश में इतने ज़्यादा कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं कि अब उन्हें बचाया भी जा सकता है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी इतनी ज़्यादा है कि गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पा रही। गवर्नमेंट ने रेमडेसिविर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 25 नई फैक्ट्रियों को खोलने की मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही अब रेमडेसिविर का जब ये फैक्ट्री लग जाएंगी तो 3 लाख डोज पर डे के हिसाब से इसका उत्पादन होने लगेगा। और भारत में यही रेशियो लग रहा है मरीजों के मिलने का, लेकिन सारे मरीजों को ये देना जरूरी नहीं है। इसमें 50% ऐसे भी मरीज हैं जो होम आइसोलेशन से भी ठीक हो जाते हैं सब। और इन पे रेमडेसिविर का जो प्राइस बढ़ गया था स्कैर्सिटी की वजह से, उसमें प्राइस में भी 30% की कमी आएगी। जबकि आपको जान के ताज्जुब होगा कि भारत में रेमडेसिविर इतना ज़्यादा हो गया था दिसंबर के महीने में कि इनकी फैक्ट्रीज के पास स्टॉक हो गया था। इन्होंने उस बोतलों को बर्बाद किया, उसको डिस्ट्रॉय करके फेंका। और दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी में इनका नील प्रोडक्शन रहा था। जबकि इसमें गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि आगे का सेकेंड वेव आएगा कि नहीं आएगा, स्टॉक में ऑक्सीजन रखा जाए कि नहीं रखा जाए, दवाइयों को स्टॉक में रखा जाए कि नहीं रखा जाए। एक आम इंसान क्या कर सकता है? खुद से खुद सोशल डिस्टेंसिंग करेगा, मास्क लगाएगा। इससे ज़्यादा एक आम इंसान क्या कर सकता है? वो बैठ के ये डिसाइड करेगा कि सेकेंड वेव आ रहा है कि थर्ड वेव आ रहा है। ये गवर्नमेंट का काम है ना। लेकिन गवर्नमेंट सोई रह गई थी, वहाँ पे कुछ नहीं किया था वहाँ पे सेकेंड वेव के समय में। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि अभी तक भारत में जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हो पाई है। जो सेकेंड वेव आया है, जो ब्राज़ील का वो जो सीक्वेंस है, जो ये ब्रिटेन का म्यूटेंट है या साउथ अफ्रीका वाला है,
चाइना ने एक काम तो सबसे तेजी से किया कि उसके यहाँ जैसे वायरस आया 1 महीने के अंदर अंदर उसका जेनेटिक कोड उसने पूरी दुनिया को बता दिया, जिस वजह से इतनी जल्दी वैक्सीन आ पाई है। और भारत में अभी तक जो जितने स्ट्रेन है उसका कोई भारत के पास जेनेटिक सीक्वेंस नहीं है। इस वजह से आपको केवल ये बताया जाता है कि आप कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि आप कौन से वेरिएंट से पॉजिटिव है। साउथ अफ्रीका वाले हैं या फिर ब्रिटेन वाले हैं या फिर वो पुराना चाइना वाले हैं। पुराना चाइना वाले रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका ब्राजील वाले ये बहुत खतरनाक है, सब इसी में लोगों की जान चली जा रही है। तो अभी तक ये नहीं किया गया क्योंकि जनवरी फरवरी के बाद अजीब सी एक माहौल हो गया। हमको लोगों को लगा कि जैसे हम लोग कोरोना जीत जाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री बिना किसी से सलाह लिए ये कहते हैं कि हम लोगों ने कोरोना को हरा दिया है, अब हम वैक्सीन डिप्लोमेसी करते हैं, पूरी दुनिया को वैक्सीन बांटते हैं। ये वो इजराइल के पास भी वैक्सीन था, उसने किसी को नहीं बांटना। तो हम लोगों ने एक प्रॉपर स्टडी नहीं किया। जो वक्त था हमें अपने ऑक्सीजनों के डिमांड को देखने का, उसकी कैपेसिटी, उसके प्लांट्स को देखने का, दवाइयों को देखने का, उस समय हमारे यहाँ मंत्रिमंडल में भाषण लिखा जा रहा था कि कैसा भाषण अच्छा रहेगा बंगाल के चुनाव में, चाहे वो आसाम के चुनाव में। किसी भी पार्टी को देखिए, चाहे ममता बनर्जी हो, आसाम हो या फिर कहीं पे, जिस धड़ल्ले से प्रचार किया गया था उसका खामियाजा अब बंगाल के लोगों को भुगतने लगेगा। बंगाल के लोग आप ध्यान से सुनिएगा, 5 मई का इंतजार कीजिए। 5 मई से आपके यहाँ पर डे 50,000 केस मिलेगा। ये चुनावी रैलियों में जो आप लोग पूरा जमा के भीड़ लगा दिए थे, जो नेताओं को दिल खुश कर देता था वो भीड़, अब वो आपको सताएगा भीड़। जब आपके यहाँ 50,000 से ज़्यादा केस केवल 5 मई तक वेट कीजिए, वहाँ सबको मिलने वाला है। यहाँ पर ये देखिए, ये चुनाव आयोग को देखिए, ईवीएम की तैयारी वैसे कर रहा था जैसे लग रहा था वैक्सीन की तैयारी किए जा रहे हैं। हद है इन लोग को। खैर क्या करिएगा, यहाँ हमारे चुनाव आयोग भी थे सुनील अरोड़ा जी, अब ये रिटायर हो गए। अब इनको बहुत जल्दी कहीं का राज्यपाल या शायद गोवा का राज्यपाल बना दिया जाए या राज्यसभा का सदस्य बनाया जाए, क्योंकि ये लोग तो जिंदगी भर ऐसे तो कमाई भी किए हैं लोग। अब रिटायरमेंट होने के बाद भी इन लोग को चाहिए, इन लोग को शर्म आना चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट जो है उसने कहा कि भाई इलेक्शन कमीशन पर क्या करना चाहिए, मुकदमा करना चाहिए, डेथ का, हत्या का आरोप का मुकदमा करना चाहिए, क्योंकि इन रैलियों से इतनी भयानक कोरोना निकला है जिसका कोई हद नहीं। कोरोना में ना राजनीति भी बहुत तेजी से होती रह रही है। कांग्रेस कह रही है कि जो हम लोगों ने 70 साल में नहीं किया उतना तो मोदी जी ने 60 साल में किया। तो भाई कांग्रेस वालों, पहली बात तो तुम लोगों ने 70 साल शासन नहीं किया, केवल 54 साल शासन किया आप लोग। पता नहीं कौन सा 70 साल गिनवाता है सब बैल सब। और जो कांग्रेस शासित राज्य है ना, वो राजस्थान देख लो, वहाँ भी हालत ऐसे ही है। किसी भी राज्य को देखो, महाराष्ट्र को उद्धव ठाकरे की सरकार, वहाँ भी हालत वैसे ही है। चाहे बिहार का देख लीजिए, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, क्या बिहार में कोरोना नहीं है? हर जगह पर कोरोना है, लेकिन आप सरकार को नहीं बोल सकते। इसके लिए एक नया फॉर्मूला आया है कि अगर काम अच्छा होता है तो सरकार करती है और काम गड़बड़ होता है तो इसके लिए सिस्टम जिम्मेदार है। ये जो नया खोज हुआ है ना, ये अशोक के 14वें शिलालेख से हुआ है, क्योंकि अशोक ने भी अपने 14वें शिलालेख में लिखा था कि मैंने समाज की भलाई के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, फिर भी कुछ काम छूट गए तो उसके लिए अशोक जिम्मेदार नहीं है, इस शिलालेख पर लिखने वाला व्यक्ति जिम्मेदार है। तो अब देश के हालत के लिए कोई नेता, कोई भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है, इस स्थिति के लिए सिस्टम जिम्मेदार है। याद रखिएगा, कौन जिम्मेदार है? सिस्टम। कोरोना महामारी में ही बंगाल का चुनाव हो गया, पिछले साल बिहार का चुनाव हो गया, मध्य प्रदेश में मध्यवर्ती चुनाव हो गया। ये चुनाव कितना खराब चीज़ है, आप ऐसे समझिए कि जब सरकार की किरकिरी हो रही है तो इस बीच ट्वीट डिलीट किया जा रहा है। बताओ, कोरोना की वैक्सीनेशन जरूरी नहीं है, इलाज जरूरी नहीं है, ऑक्सीजन जरूरी नहीं, ट्वीट डिलीट कराना है। मतलब अभी भी छवि बची है। योगी आदित्यनाथ जी पिछले साल 2020 में इतने एक्टिव थे कोरोना को लेकर कि नोएडा के डीएम को बीच मीटिंग में डांट दिए थे, फिर इलाहाबाद से ट्रांसफर करके विकास अलवई को लेके गए थे वहाँ पर। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार ढील क्यों हुआ पता है आपको? इलाहाबाद हाईकोर्ट बोलते रह गया कि प्रयागराज में, बनारस में लॉकडाउन की जरूरत है, लेकिन नहीं लगाया गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अभी पंचायत चुनाव हो रहा है। हम गलत बोल दिए, ये सिस्टम जिम्मेदार है। सॉरी, आप सारे महामहिम लोगों को सॉरी, आप लोग की कोई गलती नहीं है, सिस्टम जो, थैंक यू। अब हम लोग को एक और चीज़ मिल गया, अगर हम लोग से कोई गलती हो जाती है इसके बाद क्या, किसी भी गलती के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, केवल सिस्टम जिम्मेदार है। सिस्टम का कोई माई बाप नहीं है। हम ट्वीट को डिलीट कराकर या अपनी मीडिया का मुंह दबाकर केवल अपने देश में अपना कंधा ऊंचा कर सकते हैं, लेकिन जब वही बातें जब विदेशी मीडिया में जाती है तो बहुत शर्म लगता है कि जिसे कहा जाता था मुस्कुराइए आप लखनऊ में है, उसके शमशान घाट का फोटो अमेरिका के द वाशिंगटन जो न्यूयॉर्क टाइम्स में पूरे फ्रंट लाइन में छापा जाता है। भारत की यह तस्वीर पूरी दुनिया को दिखा दिया गया यहाँ पर, और ये हमारे देश की तरह अखबार नहीं है, इसे वेल प्रतिष्ठित अखबार माना जाता है। यहाँ पर पूरी दुनिया में एक चीज़ का क्रिटिसाइजन हो रहा है कि भारत अति आत्मविश्वास में, चुनाव की रैलियों में, त्योहारों में जो बिना नियम का पालन किए हुए जो धड़ल्ले से नियम कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई, उसी का नतीजा है ये जो सेकेंड वेव आई है सुनामी की तरह। देखिए, ये सेकेंड वेव आई जरूर तेज है। अब काम की बात करते हैं, ये सेकेंड वेव जाएगी भी बहुत तेज,
लेकिन आपको 15 से 20 मई याद रखिएगा, ये डेट बड़ी खतरनाक है। इस बीच आप लोग देखिएगा भारत में पर डे 6 लाख से ज़्यादा मरीज मिलने लगेंगे, क्योंकि इस बीच तक हम लोग के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं है। जो ऑक्सीजन प्लांट बोले गए हैं लगाने के लिए, ये जो लग रहे हैं, इन्हें 15 से 20 दिन लग जाएंगे। इस बीच आप अपने आप को बचा के रखिए, आपके लिए और देश के लिए बेटर है। देहात में क्या होता था, हम लोग के यहाँ जब कभी बारात ज़्यादा आ जाती थी और खाना घट जाता था, तो हम लोग बाराती को बताते नहीं थे कि खाना घट गया, हम लोग उन्हें एक प्रोग्राम में लेके चले जाते थे। इधर से आप कुछ मंत्र बोलिए, उधर से वो बोलते थे, कंपटीशन होता था कि हम कितना जानते हैं, आप कितना जानते हैं, लड़की वाला और लड़का वाला, ये कंपटीशन 1-1.5 घंटा चलता था, लोग भूल जाते थे। इसी बीच जब खाना बन जाता था तो गाँव के बुजुर्ग आदमी बोलते थे, अरे अरे चलिए चलिए बारात को पहले खाना तो खिला दीजिए, उधर खाना बन जाएगा। इसलिए ये 15 दिन वेट कीजिए, ताकि सरकार जो लगा रही है ऑक्सीजन प्लांट वगैरह वो अच्छे से लग जाए। उसके बाद आप देखिएगा कि जिस तरह से ये कोरोना का सेकेंड वेव आया है, उसी तरह से ये डाउन होगा। 20 मई के बाद ये तेजी से डाउन होने लगेगा। फर्स्ट वेव की तरह धीरे धीरे डाउन नहीं होगा, ये अचानक डाउन होगा। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए सबसे जरूरी है तो वैक्सीनेशन। 1 मई से सबको वैक्सीनेशन लगना चालू हो जाएगा। लेकिन इस वैक्सीन की समस्या ये है कि हर गली मोहल्ले तक पहुँचाने की समस्या है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि ये जो किट है, इस किट में कैसे ले जाया जाए। तो भाई साहब एक बात नहीं समझ में आता है, जितने पैरामेडिकल स्टाफ है इन्हें मोहल्ले तक में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, और आपको वैक्सीन इन्हें पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है। भारत सरकार को चाहिए कि जितने शहर है, हर शहर में आइसक्रीम की छोटी छोटी फैक्ट्री लगी रहती है, जो आइसक्रीम बनता है, वहाँ आइसक्रीम वालों को कांटेक्ट करें, वहाँ एक अधिकारी बैठाए भारत सरकार, और उस आइसक्रीम वाले को पूरी वैक्सीन दे दे, और उन्हें बताए कि भाई जो तुम्हारा ये बर्फ़ वाला ठेला होता है ना, इसमें भी उतने टेम्परेचर होता है जितना टेम्परेचर चाहिए आपके ये वैक्सीन को। इनको कहिए ये गली मोहल्ले तक पहुँचा देंगे। जिस तरह से मोहल्ले मोहल्ले में पोलियो ड्रॉप पिलाया गया ना, ये आइसक्रीम वाले चाहे ना तो मोहल्ले मोहल्ले घर घर जाके वैक्सीनेशन का काम कर सकते हैं। इनके साथ बस नर्स लगा दीजिए, एक मोहल्ले में एक नर्स रहेगी, ये आइसक्रीम लगाएगा, इसमें पास वो होता है भोपू पोपू पोपू बोलते रहता है, सब लोग आके लगवाइए लेंगे यहाँ पर। अब बताइए गर्मी का दिन आ रहा है, ये बेचारे उम्मीद में थे कि हमारा रोजगार मिलेगा, तो भारत सरकार इनका रोजगार भी नहीं ले सकती। इनसे सहयोग लीजिए और इनको जो दिहाड़ी के हिसाब से जो सैलरी बनता है वो हिसाब से दे दीजिए, इनका रोजगार भी नहीं जाएगा। इससे क्या है कि हमारा देश और देशवासी दोनों खुश रहेंगे। हमें रोजगार खुद चला गया लोगों का यहाँ पर, तो गवर्नमेंट सोच रही कि हम कैसे ले जाएंगे गली गली तक वैक्सीनेशन को, कैसे ले जाएंगे। आप देखिए ना, भारत जुगाड़ का देश है, यहाँ जुगाड़ पे पूरा देश टिका है। जो यहाँ का जुगाड़ नहीं सीखा वो क्या सीखा? जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अपने हाथों को बार बार अच्छे से धोते रहिए। कभी स्कूल से हाथ धोइए, कभी नौकरी से हाथ धोइए, कभी सैलरी से हाथ धोइए, कभी पेंशन से हाथ धोइए, कभी बिजनेस से हाथ धोइए, तो कभी अपने दुकान से हाथ धोइए। लेकिन जब तक बीमारी है तब तक हाथ धोते रहिए, क्योंकि सरकार हमारे साथ है, हमें कुछ नहीं हो सकता, बस हाथ धोते रहना है हम लोग को। इस तस्वीर को देखिए, ये पत्नी अपने पति के बीमार स्थिति को लेकर ऑटो से हॉस्पिटल में आई। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कहीं भी व्यवस्था न होने की वजह से बेचारी कहीं भी फ़ोन लगाती रह गई, कोई रिस्पॉन्स करने वाला नहीं था। और यहाँ पर इतनी बुरी स्थिति हो गई कि जब इसके पति का सांस रुकने लगा कि ये बेचारी महिला अपने मुंह से पति को सांस देती रही ताकि उसके फेफड़े में सांस पहुँचाया जा सके। लेकिन ये सिस्टम इंशाल्लाह अच्छे दिन भी आएंगे इंडिया में, नहीं बचा पाई। इस महिला के लिए इससे बड़ा दुख की बात क्या हो सकता है कि उसकी गोद में उसके पति ने दम तोड़ दिया। ये ऐसा देश देखने के लिए हम लोग, ऐसा देश देखने के लिए कितना दुख की बात है हम लोग के लिए कि रामनवमी के पावन महीने में जहाँ गली गली में जय श्री राम के नारे गूंजते थे, आज उसी गलियों में राम नाम सत्य है से चिताएं गूंज रही हैं। रमजान के मुकद्दस महीने में जब लोग खरीदारी करने ईद की खुशियों से निकलते थे, आज वही लोग ईद के कपड़े नहीं बल्कि कफन खरीदने के लिए निकल रहे हैं। हम सब बहुत लड़ा करते थे हिंदू मुस्लिम के लिए, आज न हिंदू खतरे में है न मुसलमान खतरे में, ये दोनों खतरे से बाहर आ गए हैं। लेकिन अफसोस की बात है ये दोनों सांस नहीं ले पा रहे। गुजर रही है जिंदगी एक ऐसे मुकाम से, अपने ही दूर हो रहे हैं जरा सी जुकाम से। सारी कायनात में एक कातिल बीमारी की हवा हो गई, वक्त ने ऐसा सितम ढाया कि दूरियां ही अब दवा हो गई। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि केवल 15 से 20 मई तक अपने आप को बचा के रखिए, उसके बाद ये सेकेंड वेव धीरे धीरे डिक्लाइन होगा और फिर से भारत वैसे ही मुस्कुराएगा। लेकिन थोड़ा सा होता क्या है कि बुरा वक्त बड़ा देर से कटता है, लेकिन क्या कीजिएगा, रात कितनी भी बड़ी सवेरे होने से नहीं रोक सकते। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।
जी दोस्तों, आपने वीडियो देखी। मैं तो सबसे पहले तो खान सर से इनकी जो बातचीत है या इनकी जो रिसर्च है, कलेक्शन है, सारी चीज़ों की एक कलेक्शन करना, फिर उनको इतना डेटा मतलब, तो मैं सबसे पहले तो अच्छा बड़ी मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा। आपको यकीन पता है, किसी वेबसाइट से कुछ मिलता है, किसी चैनल से कुछ मिलता है, किसी जगह से अच्छा मिलता भी बहुत कुछ है, और वो करेक्ट है या नहीं है, अपडेट इन्फॉर्मेशन हो, अपडेट हो और रियल हो, सच हो, रियल हो, सच। इतनी प्रोपेगेंडा इतना शुरू हो जाता है, एक छोटा सा कोई मसला हो उस पर, तो आपको उसमें से सही इन्फॉर्मेशन तलाश करना, फिर ढूंढना, बहुत मेहनत का काम होता है। तो सबसे पहले तो खान सर को सलूट है, जो इतनी मेहनत हमारे लिए करते हैं, लोगों के लिए करते हैं, लोगों को ताकि और एक ही वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। सब एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये है कि सर का बोलने का अंदाज़, मतलब आप इनकी 1 घंटे की भी वीडियो देख लो, आप बोर नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं वो जिस तरीके से एक अटैच करके रखते हैं ना, मतलब छोटा छोटा सा लुक में देते हैं, थोड़े थोड़े से अंदाज तरीके से, तो वाकई मतलब है कि उनको एक व्यूअर्स की साइकोलॉजी पता है, यानी कि वो किस तरीके से लोगों को इंगेज रखना है वीडियो के साथ। तो दूसरी बात ये है कि कोरोना को लेके बात कर रहे थे, जो कोविड-19 इंडिया में इस दफ़ा जो बहुत ही ज़्यादा मतलब है कि सेकंड लहर जो आई है, इसमें जो ज़्यादातर डेथ्स हुई हैं, लोग मसले मसाइल हुए हैं, तो उसको लेके अच्छा एक चीज़ देखिए कि ये इशू आया है लेकिन सब ने साथ दिया है, बिल्कुल। ज़्यादातर लोगों ने, चंद एक कंट्रीज़ को लेके ज़्यादातर लोगों ने सपोर्ट किया है, और ख़ुद इंडिया के अंदर ही जो बड़े बड़े टाइकन थे उन्होंने भी मतलब है कि गरीब आवाम के लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मतलब अगर किसी कंट्री पे, किसी इंसान पे, कंट्री पे, किसी पे भी बुरा वक्त आता है तो क्यों आता है? देखो, बुरा वक्त सब पर आता है, मतलब इसमें ज़रूरी नहीं है कि किसी की किसी वजह से आता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि किसी की कोई प्लानिंग भी नहीं होती, क्योंकि ये विदाउट रीज़न आ जाता है। क्योंकि ये जो कोविड था, ये ऐसी चीज़ नहीं थी जो सालों साल आता रहता था, तो कोई एहतियात रखता है, कोई गवर्नमेंट से एहतियात करती, कोई तैयारी होती पहले से, कोई प्रिपरेशन होती। तो ये ऐसी चीज़ है कि जो बिल्कुल ही पूरी दुनिया के लिए एक नई चीज़ थी, लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। अच्छा, ऑक्सीजन को लेके जैसे मसले मसाइल हुए, इंडिया गरीब नहीं है, मतलब पैसे हैं, सब कुछ है। ऑक्सीजन को जो मसला चल रहा है, वो मसला ये चल रहा था कि ऑक्सीजन है ही नहीं ना, मतलब ऑक्सीजन एक चीज़ होती है, एक हर कंट्री के अंदर किसी भी चीज़ की जितनी ज़रूरत होती है उतनी वो बनती है, उतनी क्वांटिटी, ठीक है। अब अचानक ही उसकी ज़रूरत बढ़ जाए तो अब कहाँ से बनाए, और वो एक मखसूस क्वांटिटी से ज़्यादा चाहिए हो, बहुत ज़्यादा चाहिए हो, बहुत ज़्यादा चाहिए। मेन चीज़ अचानक, अगर 6 महीने बाद बहुत हाँ, तो वो प्लांट्स लगा लेंगे, जैसे वो कह रहे हैं कि अभी भी हम इकदाम कर रहे हैं, तो इंसान कवर अप कर लेगा, ठीक है। लेकिन अगर अचानक सडनली तौर पे वो बिल्कुल उसने सोचा भी ना हो, अनएक्सपेक्टेड कंडीशन आ जाए, तो फिर तो बहुत, वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, मैं कहती हूँ कोई भी कंट्री होता वो इसी हालात में होता। और दूसरी सबसे अच्छी बात, जो पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव रिएक्शन दिया पाकिस्तानियों ने। ईदी साहब तो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, उनके बेटे हैं फैसल ईदी। तो ईदी साहब की जो ईदी फाउंडेशन है, बहुत पुरानी है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी, जिन इंडियंस को इसके बारे में नहीं पता हो तो मैं बताता चलूँ कि ये बहुत ही पुरानी एक ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेशन है, लोगों की, गरीबों की मदद करती है। और ईदी साहब के बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि अपनी जवानी के दौर में जब ये काम करते थे ना, कोई इनके पास एम्बुलेंस नहीं थी। अच्छा, कोई भी फलाही इदारा जब बनता है ना, इंडिविजुअल बंदे से बनता है, एक बंदे के अंदर कुदरती तौर पे लोगों की मदद का जज्बा होता है। अच्छा, फिर वो क्या करता है कि किसी को भी परेशान देखता है उसकी मदद करता है। ईदी साहब ने सड़ी गली लाशें, सड़कों पे पड़े हुए एक्सीडेंट, उनके टुकड़े अपने हाथों से उठा के कपड़े में डाल के उनको बाकायदा उनकी गुसल उनको दफनाने का इंतज़ाम करते थे। बहुत बड़ी बात है। अब दिल चाहिए। और इसके बाद जो है बहुत ही लोगों ने डोनेट किया इनको, बहुत ही मतलब हाँ, आज इनके पास मतलब बहुत कुछ है, मतलब ये फलाही इदारा है, वेलफेयर इदारा है, लेकिन इनके पास डोनेट करने वाले लोग बहुत हैं। इनको सिर्फ ईदी साहब की जो पर्सनैलिटी थी, उनका जो एक इंसानियत के साथ हमदर्दी थी, मज़हब को तो वो नहीं मानते कि यार किसी मज़हब, वो तो कहते हैं कि सबसे बड़ा मज़हब ही इंसानियत है। बिल्कुल। तो इस वजह से इंडिया पर अगर वो आया तो फैसल, आपको पता है एक बहुत ही अजीबोगरीब बात बताऊँ आपको यकीन नहीं आएगा। कोविड-19 जब 19 में हुआ था ना, उस वक्त फैसल ईदी ने डोनेट किसको दिया था पता है? डोनेशन के लिए एक बहुत बड़ा चेक दिया था। किसे? इमरान खान को। है इमरान खान को बाकायदा उसकी तस्वीर है और बाकायदा न्यूज़ है। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि एक वेलफेयर इदारा हुकूमत को डोनेशन दे रहा है, प्राइम मिनिस्टर ही हमारे उनको डोनेट कर रहा है। अच्छा, फैसल ईदी कह रहे थे कि किसी
सहाफ़ी ने किसी सहाफ़ी ने मेरा तारुफ कराया कि ये ईदी साहब के बेटे हैं। मतलब प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता था कि ये फैसल ईदी जो हैं ये उनके बेटे हैं ईदी साहब के। अच्छा। और एक और मज़े की बात बताऊँ, फैसल ईदी हमारे एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही करीबी दोस्त हैं, उनके क्लास फेलो हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, उनके क्लास फेलो साथ पढ़ते रहे हैं, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छी गपशप है। अच्छा। सारा ये सभी ईदी साहब ही संभालते थे सब, लेकिन अब फैसल ईदी जो ये सारा संभालते हैं उनके वालिद के जाने के बाद। और ये इनकी जो डेथ है ईदी साहब की, यूँ समझ लो इंसानियत के लिए बहुत बड़ी डेथ है। ये वो शख्सियत थे जो लोगों के लिए बहुत कुछ करते थे, यकीन करें। अच्छा, मैंने देखा कि वो वीडियो के अंदर जो खान साहब है वो मतलब बात करते करते ना, मतलब जब वो बोलते हैं तब थोड़ा इंसान प्रेशराइज हो जाए, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये हालत है। वो आखिर में एक तंज़ो मज़ा कर देते हैं ना, मतलब वो जैसे अभी शेर व शायरी करी उन्होंने कि मेरे जेब में से जो सिक्के गिरे उससे ज़्यादा तो गिरे हुए मेरे अपने निकले। तो ये इस तरीके से उनकी वीडियो में ये चीज़ बड़ी यूनिक लगी मुझे और इंटरेस्टिंग लगी। अच्छा, इस कोविड के जो इस दफ़ा ये इंडिया के ऊपर जो ज़्यादा मुसीबत आई थी, इससे इंडिया की ये आंखें खुली होगी कौन अपना है कौन अपना नहीं। अभी मैंने क्वेश्चन किया था ना आपसे कि बुरा वक्त आता क्यों है। देखिए, अच्छा वक्त रहे तो हमें पता ही ना चले कि हमारे अपने कौन है, और मतलब ठीक है वो मुझसे लड़ता है, वो मुझसे बहुत मतलब मेरे साथ फाइट करता है, मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन मेरा बुरा वक्त पड़ा तो उसको भी तकलीफ हुई, उसने भी मेरा साथ दिया, मुझे सपोर्ट किया, तो इसका मतलब वो दिल से मुझसे मुखलिस है, ठीक है ना, भले वो ऊपर से कुछ भी करता है। तो इसी तरह बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इंडिया के बहुत करीबी बने हुए थे, बहुत अच्छे फ्रेंडली थे, और अभी उन्होंने अपना असली चेहरा, अपना एक रियल जो फेस है ना वो दिखा दिया। अच्छा, और अब पता चला पाकिस्तान ने जो पॉजिटिव रिएक्शन दिया, आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान साथ ही साथ है, तो जो चीज़ आज इंडिया पर है कल हम पे भी आने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह ना करे हो सकती है। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने ऑक्सीजन की ऑफ़र की और एम्बुलेंसेस वगैरह, वो तो नर्सिंग वगैरह का भी। तो दोस्तों अल्लाह पाक, फिर मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक इंडिया से इस वबा का ख़ात्मा करे जल्द से जल्द। और इंसानियत के नाते जंगें अपनी जगह, दुश्मनियाँ अपनी जगह, मीडिया जो गलत प्रोपेगेंडा करता है वो अपनी जगह, हम सब एज ए इंसानियत एक साथ हैं। हर बुरे वक्त में इंडिया के हम साथ हैं। हम भी उम्मीद रखते हैं कि इंडिया भी हमारे साथ है, होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। तो दोबारा दोस्तों किसी और वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक आप हमारे चैनल वाओ फैक्ट उर्दू को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमें टॉपिक्स बताएं कि हम किन टॉपिक्स पे वीडियो बनाया करें, हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स के ज़रिए हमें बताया करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।